नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं और जिसमें मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों का मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो ये सीरीज है, इसमें यदि आपके पास किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली अवेलेबल नहीं है तभी भी उसके प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अपना बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं होता तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को भी यहाँ पर हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, और इसका बताने का मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं आपको कोई नई बात बता रहा हूँ या मुझे ज़्यादा पता है आपको पता नहीं है। आप सभी लोगों को ये बात पता है, मगर अक्सर क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स मेरे पास आते हैं, वो सभी लोग, सभी बोल रहा हूँ मैं, कोई एक आध को छोड़कर इस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को भूल कर कुंडलियों को देखते हैं, इसीलिए प्रेडिक्शन गलत जाती है। तो जो भी लोग आपकी भविष्यवाणियां करते हैं वो भविष्यवाणी आपकी कभी सही हो नहीं सकती, क्योंकि उसको देखने का प्रोसीजर ही सही अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो क्या आपको प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए? जनरली लोग जन्म कुंडली से प्रेडिक्शन दे देते हैं, केवल जन्म कुंडली से, और केवल जन्म कुंडली से प्रेडिक्शन दोगे तो वो अपना आप में 50% से ज़्यादा सही हो ही नहीं सकती। कुछ लोग नवांश कुंडली भी उसके अंदर लगा लेते हैं। तो नवांश कुंडली और जन्म कुंडली दोनों का हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। मैं मैरिज की पर्टिकुलरली बात बता रहा हूँ, तब आपका 60% से 70% तक पे आप काम कर रहे हो। मतलब आप जहाँ आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आप कर रहे हो, प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो, तभी भी 60 to 70% ही वो करेक्ट होगी। उससे ज़्यादा करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसा मानिए आपका 100 नंबर का पेपर है और अटेम्प्ट ही 70 का कर रहे हो। केवल जन्म कुंडली से कर रहे हो तो आप 50 नंबर का पेपर कर रहे हो, 50 का आप छोड़ दिया आपने, तो 50 से ज़्यादा आपके मार्क्स आ नहीं सकते। आप नवांश कुंडली को भी यूटिलाइज कर रहे हो तो ये मान लीजिए मैक्सिमम आप 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो। तब क्या करें? तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली है वो होती है प्रश्न कुंडली। आपकी जन्म कुंडली आपके प्रारब्ध को रिप्रेजेंट करती है। आपने जब जन्म जिस दिन पैदा हुए उस दिन ईश्वर ने जो आपके भाग्य में लिख दिया था वो सब चीज आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है। मगर इस जन्म में जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं हमारी कुंडली बदलती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है, और वो बदली हुई कुंडली आपकी प्रश्न कुंडली होती है। तो आपकी कुंडली में जो भी कुछ लिखा हुआ है वैसा होगा नहीं, इस बात की गारंटी है। होगा वही जो कि आपकी जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में दोनों में कंबाइन होकर लिखा हुआ है, वही घटनाएं घटित होंगी। तो आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको जन्म कुंडली को भी एनालाइज करना है, नवांश को भी करना है और प्रश्न कुंडली को भी एनालाइज करना है। इन 3 चीजों को एनालाइज करना है। और यदि किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, अपनी जन्म की डिटेल नहीं है, तो आपको जो भी प्रेडिक्शन देनी है वो उसकी प्रश्न कुंडली के बेस पर देंगे। अब मैं बता देता हूं कि प्रश्न कुंडली के बेस पर भी जो प्रेडिक्शन आप दोगे वो उतनी ही खरी उतरेगी जितनी की जन्म कुंडली के बेस पर उतरती है। तो जिन लोगों के पास कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है उनको केवल आप प्रश्न कुंडली को एनालाइज करिए और प्रेडिक्शन दे दीजिए। तो मैं यहां पर इस सीरीज के अंदर सभी लोग आप इसे यूटिलाइज करें, आपकी जन्म कुंडली से भी बेहतर रिजल्ट आएंगे, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आपके पास मैरिज से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आते हैं या आपके अपने प्रश्न हैं तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, और वो है प्रश्न कुंडली। मैं प्रश्न कुंडली के बेस पर मैरिज से रिलेटेड सभी प्रश्नों के आंसर दूंगा कमिंग वीडियोस में। तो आप इस सीरीज को आप देखते रहिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं A to Z प्रश्नों का जवाब दूंगा और ये बिल्कुल सटीक जवाब है। इनमें से कई सारे प्रश्न तो ऐसे हैं जिनको जन्म कुंडली से देखा ही नहीं जा सकता, उन सभी को हम प्रश्न कुंडली से देखेंगे। तो आज मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं। आप मेरे वीडियोस को सभी को देखिएगा। बेस्ड ऑन द प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली क्या होती है? आपके पास जब भी कोई भी व्यक्ति पूछने आता है मैरिज से रिलेटेड प्रश्न या आपका अपना प्रश्न है, उस समय पर आप जहां बैठे हो, जिस जगह पर बैठे हो, उस जगह की, उसी समय की, उसी डेट की एक कुंडली बनाई जाएगी जिसे प्रश्न कुंडली बोलते हैं। आपसे यदि किसी ने मोबाइल पर भी प्रश्न पूछा, व्हाट्सएप से, यूएस से भी पूछा, तो आपको, आप जो एस्ट्रोलॉजर जहां पर बैठा है उस जगह की, उसी समय की, जब प्रश्न आपके पास आया उसी मोमेंट की आप टाइम नोट कर लीजिएगा। एनालिसिस आप जब चाहे करें, एक कुंडली बनाओगे उसे प्रश्न कुंडली कहेंगे। तो प्रश्न कुंडली सबसे पहले आप बना लेंगे। मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं, जो स्टूडेंट प्रश्न कुंडली की मेरी क्लासेस अटेंड की है या कहीं से कोर्स किया है उन्हें तो मालूम ही होगा। जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं 24 जुलाई को,
13:32 पर दिल्ली में, तो इस समय की मैंने कुंडली बना ली। जो भी कुंडली बनी यही प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली और कुछ नहीं होता। अब मैं मैरिज से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के जवाब आज की क्लास में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिकेटर्स ऑफ अर्ली मैरिज इन एस्ट्रोलॉजी। आपके पास प्रश्न कुंडली आ गई और व्यक्ति आपसे आकर पूछ रहा है कि या मेरी अभी शादी होगी या नहीं होगी या डिलेड मैरिज होगी, तो सबसे पहला आपका एक एस्ट्रोलॉजर की ड्यूटी बनती है, वो ये चेक करे कि इस व्यक्ति की अभी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, जल्दी में ही शादी होने के कॉम्बिनेशन है या नहीं। उससे उसे आइडिया लग जाएगा कि इसकी जल्दी शादी होने वाली है, तो वो टाइम वगैरह कर सकता है जिस तरीके से भी करना चाहे। तो अर्ली मैरिज के क्या इंडिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्रश्न कुंडली। सबसे पहले जनरल इंडिकेशंस होते हैं आपका जुपिटर, वीनस, मरकरी एंड मून। ये 4 प्लेनेट को हम नेचुरल, बेनिफिक या नैसर्गिक शुभ ग्रह मानकर चलते हैं। यदि ये प्लेस्ड हो आपके केंद्र और त्रिकोण में, तो वो जल्दी आपकी मैरिज को प्रमोट करते हैं। आप प्रश्न कुंडली में जाकर देख लीजिए। अभी मैंने जो एक कुंडली बनाई है, हम देखते हैं इसमें क्या स्थिति है। तो ये प्रश्न कुंडली बनाई, इसके अंदर मैंने देखा आपका 4 जो बेनिफिक प्लेनेट है कौन है आपका, मरकरी, मून और जुपिटर एंड वीनस। तो यहाँ पर आप स्थिति देखिए, मरकरी भी केंद्र में है, मून भी केंद्र में है और आपका जुपिटर त्रिकोण में है, एक केवल वीनस बाहर है। तो चारों प्लेनेट तो कभी केंद्र में या त्रिकोण में होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर 4 में से 3 प्लेनेट जो है वो आपके यहाँ पर केंद्र या त्रिकोण में है, बेनिफिक प्लेनेट। इसका मतलब इस पर्सन की, यदि ये मेरे पास अभी प्रश्न लेकर आया है, तो मैं कहूंगा जल्दी मैरिज का ये कॉम्बिनेशन इसमें लगता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब इसकी जल्दी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। ये जब प्रश्न लेकर आएगा तो मैं इसको कहूंगा आपकी जल्दी मैरिज होगी, मगर अभी पूरा कॉम्बिनेशन खत्म नहीं हुआ। अब आप देखिए, लग्न लॉर्ड और मून इज इन द 7th हाउस और 7th लॉर्ड इज इन द लग्न। मैरिज हैपन इजीली विदाउट मच एफर्ट। ये किसी किसी कुंडली में ही मिलेगा कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन है, आपको सभी देखने हैं। तो आपका लग्न लॉर्ड और मून, एक्सक्यूज मी, लग्न लॉर्ड और मून इज इन द 7th हाउस और 7th लॉर्ड इज इन लग्न। मैरिज हैपन इजीली विदाउट मच एफर्ट। तो यहां पर हम देख लेते हैं क्या ये स्थिति है क्या। लग्न लॉर्ड मींस लग्नेश, तो इसका लग्नेश कौन है, शुक्र, वो 7वें हाउस में नहीं है और 7th लॉर्ड लग्न में नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। यदि ये भी कॉम्बिनेशन हो प्रश्न कुंडली में, तो मैरिज इमीडिएटली होगी, बगैर किसी दिक्कत के हो जाएगी, विदाउट एनी एफर्ट। और कॉम्बिनेशन देखते हैं, देखिए, इफ लग्न लॉर्ड एंड मून बोथ प्लेस्ड इन द 7th हाउस, यहां पर नहीं है, दोनों ही यदि 7वें भाव में बैठे हो प्रश्न कुंडली में, तो इमीडिएटली मैरिज हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग मून और वीनस पॉजिटेड इन इवन साइन, इवन नवांशा और एस्पेक्टिंग द लग्न। अब हम देखेंगे मून और वीनस को। मैरिज से रिलेटेड दोनों प्लेनेट है। मून आपका मन का कारक है, शुक्र आपका मैरिज का कारक होता है। पुरुष और स्त्री दोनों के केस में, मेल और फीमेल के केस में, यदि ये दोनों इवन साइन में बैठे हो या इवन नवांशा में बैठे हो। हम देखते हैं अभी जो मैंने कुंडली लगाई उसमें इवन साइन या इवन नवांशा में है क्या। तो देखिए वीनस इवन साइन में है, मून भी इवन साइन में है, तो देखिए ये कॉम्बिनेशन लगता नजर आ रहा है। मैं D9 चार्ट में चला जाऊंगा, तो मून इवन साइन में है और आपका वीनस भी इवन साइन में है। तो इवन साइन और इवन नवांशा में दोनों ही शुक्र और वीनस आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन भी बहुत स्ट्रिक्टली लगता हुआ नजर आ रहा है। क्या कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग मून एंड वीनस पॉजिटेड। स्ट्रॉन्ग भी है दोनों, स्ट्रॉन्ग इसलिए है दोनों स्वय राशि के हो रखे हैं, इसलिए बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग और इवन साइन और इवन नवांशा में है। तो इस व्यक्ति की मैरिज होने की, बहुत अर्ली मैरिज होने के और 2 कॉम्बिनेशन आपको पता चल गया यहाँ पर। अब मैं देखूंगा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, लग्न इन फीमेल ड्रैकना। लग्न फीमेल ड्रैकना क्या होता है, तो फीमेल ड्रैकना क्या, टोटल आपके 36 ड्रैकना होते हैं। एक राशि 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, तो एक राशि में 3 ड्रैकना होते हैं और 12 राशियों में 36 ड्रैकना होते हैं। उसमें से 11 ड्रैकना फीमेल ड्रैकना कहलाते हैं। यदि लग्न फीमेल ड्रैकना में आ जाए तभी भी अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन है। देखेंगे किस तरीके से अर्ली मैरिज को प्रमोट करेगी। तो फीमेल ड्रैकना क्या है, देखिए, फर्स्ट ड्रैकना ऑफ जेमिनाइन, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, इन 3 राशियों का पहला ड्रैकना हो। सेकंड ड्रैकना ऑफ कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। एंड फर्स्ट ड्रैकना ऑफ टॉरस भी एक्चुअली फीमेल ड्रैकना होता है। फिर थर्ड ड्रैकना ऑफ वर्गो भी फीमेल ड्रैकना होता है। देखेंगे कैसे, देखना सीखिए। आप लग्न को पकड़ लीजिए, केवल लग्न को पकड़ना है मुझे। ये लग्न है आपका और ये लिब्रा साइन में है, तुला राशि में है, और ड्रैकना 0 से 10 डिग्री होगा तो फर्स्ट ड्रैकना माना जाएगा। 10 से 20 डिग्री होगा तो सेकंड ड्रैकना माना जाएगा।
20 से 30 डिग्री होगा तो थर्ड दृक्कना माना जाएगा। यहाँ पर ये सेकंड दृक्कना में लिब्रा साइन के अंदर, तुला राशि के अंदर, देखते हैं फीमेल दृक्कना है क्या। इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फीमेल दृक्कना है क्या, स्कॉर्पियो वो सॉरी लिब्रा साइन देखते हैं हम, तो लिब्रा साइन कहीं आता है क्या इसमें, देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। यहाँ पर आ रहा है आपका जेमिनी, वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड वर्गो। तो लिब्रा साइन में अभी फीमेल दृक्कना नहीं होता ही नहीं है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं लग रहा है। मगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। एक चीज को दिमाग में बिठा लेना, सभी के सभी कॉम्बिनेशंस नहीं लगेंगे। आपको ये देखना है कि जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन लगेंगे उतना बेटर है। अब आ जाते हैं हम अगले कॉम्बिनेशन पे, अर्ली मैरिज। जेमिनी, वर्गो एंड एक्वेरियस लगना, जेमिनी साइन, वर्गो, लिब्रा या एक्वेरियस लगने के अंदर आ जाए, along with मून और वीनस इन लगना और 7th हाउस ऑल्सो लीड टू अर्ली मैरिज। अब मून और वीनस तो लगने या 7th हाउस में नहीं है, हम पहले ही देख चुके हैं। मगर यदि जेमिनी, वर्गो, लिब्रा और एक्वेरियस, इसमें 3 में वायु तत्व की राशियां हैं, 3, 7, 11, और बीच में एक वर्गो को ऐड कर दिया गया है। ये 2 आपकी शुक्र की, वो बुध की राशि है, ये शुक्र की राशि है, ये शनि की राशि है, 3 वायु तत्व की राशि है। लग्न में यदि वायु तत्व की राशि हो, 7th हाउस के अंदर यदि मून और वीनस जाकर बैठ जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है। मगर लग्न में वायु तत्व की राशि है, तभी भी आप ये मानकर चलिएगा। और ये जो राशियां हैं ये आपको मैं बता देता हूं, इन्हें नर साइन भी बोलते हैं। ह्यूमन साइन यदि लग्न के अंदर आ जाते हैं तो ये भी पॉजिटिवली इंडिकेट करते हैं पर्सन की अर्ली मैरिज होगी। फर्दर कॉम्बिनेशन देखिए, वीनस और मून एक्सोल्टेड इन ऑस्पिशियस हाउसेस फर्दर सपोर्ट अर्ली मैरिज। अब एक्सोल्टेड नहीं हो तो ओन साइन में हो, तभी भी वो अर्ली मैरिज को प्रमोट करेंगे। एक्सोल्टेड है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली को मैं एनालाइज करता हूँ तो यहाँ पर ये आपका देखिए नर या ह्यूमन साइन है, लिब्रा है, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। और मून और वीनस हालांकि ऑस्पिशियस हाउस के अंदर नहीं है पर भी स्वय राशि के हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पर्सन की कुंडली में मल्टीपल पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके अवेलेबल हैं। तो यदि ये मेरे पर प्रश्न लेकर आएगा और कहेगा जी मेरी शादी कब होगी, तो मैं इसको कहूंगा बहुत जल्दी, 6 महीने के अंदर अंदर आपकी मैरिज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आपको न कोई जन्म कुंडली देखनी है, किसी भी तरीके की कुंडली देखे बगैर आप प्रश्न कुंडली के बेस पर, मगर इसमें कंडीशन ये है व्यक्ति का प्रश्न बिल्कुल प्योर होना चाहिए। यह नहीं कि वो मनगढ़ंत आपको चेक करने के लिए लेकर आ रहा है, तब इसका जवाब करेक्ट नहीं होगा। तो ये मैंने 5-6 आपको कॉम्बिनेशंस बताए हैं, इनमें से जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस लगेंगे उतनी आपकी प्रेडिक्शन करेक्ट जाएगी। तो यहां पर हमने देखा कई सारे कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। पहला ये लग रहा है कि आपके अधिकतर बेनिफिक प्लेनेट आपके केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर लग रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग मून और वीनस है, इवन साइन और इवन नवांशा में है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन नहीं लगा, मगर जेमिनी, वर्गो और लिब्रा में से एक राशि आपकी लग्न में बैठी हुई है। वीनस और मून एक्सोल्टेड तो नहीं है मगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये मानकर चल सकते हो कि ये एक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से आपको किसी भी जन्म कुंडली को देखने की नीड नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। ना 7th हाउस, 7th लॉर्ड, हमने कुछ भी नहीं देखा। और प्रश्न कुंडली के बेस पर हम इजीली किसी को भी कन्वे कर सकते हैं उनकी मैरिज कब होने वाली है। जो ज्यादा देखना चाहे अब इसके बाद आप उसकी जन्म कुंडली से भी इस चीज को मैच करेंगे तो वो मैच होती हुई नजर आएगी। आपकी दोनों चीजें मैच हो जाती हैं तो आप श्योर हो जाइए कि उसकी ये मैरिज बहुत जल्दी होने वाली है। अब एक और प्रश्न का मैं जवाब दूंगा जिसका कि जन्म कुंडली से जवाब दिया ही नहीं जा सकता, कि आपकी मैरिज की बात करने के लिए कौन किसको भेजना चाहिए। क्या पिताजी मैरिज की बात कर रहे हैं, माताजी मैरिज की बात कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि एक मदर या फादर में से एक जना मैरिज की बात कर रहा होता है, उसके माइंड के अंदर कुछ गलत कंसेप्ट होते हैं और वो बात आगे नहीं बढ़ पाती। तो हम यदि किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दें उनके अलावा तो बात आगे बढ़ जाएगी। तो प्रश्न कुंडली ऐसे सभी सवालों के जवाब भी देती है। क्या है, देखिए, हु शुड नेगोशिएट इन मैरिज, विवाह के लिए कौन बातचीत करे। तो ऑफन द क्वेश्चन अराइजेस, शुड द फादर और मदर इनिशिएट मैरिज नेगोशिएशंस टू एंश्योर सक्सेस, कि आपको सफलता मिले बातों में तो माताजी को या पिताजी को किसको बात आगे बढ़ानी चाहिए। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, विच एवर हाउस लॉर्ड और कारका रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप फादर मदर ऑब्लिक सिबलिंग इज एसोसिएटेड विद द सेकंड लॉर्ड, जो भी आपका सिग्निफिकेटर सेकंड लॉर्ड से एसोसिएट होगा उसे हम पकड़ के चलेंगे। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। द पर्सन इज बेस्ट सुटेड
टू नेगोशिएट इन मैरिज मैटर्स। द सेकंड लॉर्ड जो भी है आपका, वो सिग्निफिकेटर होता है स्पीच का। दूसरा भाव आपके वाणी का भाव होता है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, डिस्कशन का भाव होता है। तो आप देखिए सेकंड लॉर्ड किस पर्टिकुलर प्लेनेट से एसोसिएटेड है आपकी कुंडली में, वो जिस भी प्लेनेट से एसोसिएटेड है वो किस चीज का कारक है, उस व्यक्ति को मैरिज की बात करने के लिए आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है कि कौन बात करे आगे। कई बार महिलाएं आपस में बात करती हैं, लड़के और लड़की की माताएं, तब बात आगे बढ़ जाती है। कई बार उनके पिता बात करते हैं तब आगे बढ़ जाती है। कभी एक की माँ और दूसरे के पिता बात करते हैं तो आगे बढ़ जाती है बात। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग आते हैं कि जी हमारी बात आगे बढ़ती है मगर वो आगे चल नहीं पाती, ब्रेक हो जाती है बीच में होते होते। तो ऐसे केस में हम उन्हें अप्रोप्रिएट पर्सन बता सकते हैं। तो क्या टेक्निक है देखिए यहाँ पर, ये वही प्रश्न कुंडली मैंने लगाई हुई है कि इसमें कौन बात करेगा। तो सेकंड लॉर्ड को देखिए जो कि यहाँ पर स्पीच, कम्युनिकेशन और डिस्कशन का कारक है मार्स। तो यहाँ पे मार्स हमने देखा, और मार्स देखिए किस प्लेनेट से एसोसिएटेड है, किस किस से एसोसिएटेड है। यहाँ पर केवल केतु से एसोसिएटेड है, बाकी नहीं और किसी से इसका एस्पेक्ट है, नहीं किसी और से शायद इसका एक्सचेंज वगैरह कुछ भी नहीं है। तो केतु एक्चुअली यहाँ पर आपके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, नाना नानी को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके नाना नानी वहां पर मौजूद है तो नाना नानी को इसमें आगे बात बढ़ानी चाहिए, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और बढ़ानी क्या चाहिए, बल्कि नाना नानी के कहने पर ही, उनके बात करने पर ही आपकी बात आगे बढ़ेगी। सपोज मार्स जो इनका सूर्य से एसोसिएटेड होता तो हम कहते पिता को बात करनी चाहिए। मार्स मून से एसोसिएट होता तो हम कहते माता को बात करनी चाहिए। राहु से एसोसिएट होता तो हम कहते दादा को बात करनी चाहिए। कई बार दादा नहीं होते तो आप ये मानकर चलिए दादा जैसा जो भी आपकी फैमिली में हो। अब नाना नानी नहीं है तो जो आपके रिश्ते में नाना नानी लगते हैं, उनके छोटे भाई, बड़े भाई, वो जो भी है आपकी मदर की चाची, नानी, मौसी, उनमें से कोई लोग बात करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। सपोज जुपिटर एसोसिएट होता है तो गुरु या घर के बुजुर्ग यदि बात करेंगे तो बात बनेगी। वीनस एसोसिएटेड होता है तो आप ये कहेंगे कि आपकी बड़ी बहन यदि बात करेगी तो वहां पर बात आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आज 2 सवालों का यहाँ पर जवाब दिया है। मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊँगा, हो सकता है 5-6 वीडियो हो, मगर इसके अंदर मैं प्रश्न कुंडली के बेस पर आपको ऐसे प्रश्नों के जवाब दूंगा जिनका कि आप जन्म कुंडली से जवाब नहीं ढूंढ सकते। नमस्कार, धन्यवाद।